प्रेरणार्थक क्रिया धातु होती है वह 3 प्रकार से बनाई जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार ठाउदारा से और पढ़ाई लिखाई के इस प्लेटफॉर्म में एग्जाम रिलेटेड में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी आपने क्रिया का पार्ट 1 पढ़ा था, अब नेक्स्ट चलते हैं क्रिया के पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे पॉइंट में धातु के आधार पर। धातु के आधार पर क्रिया के भेद 2 होते हैं। ये एक डायग्राम के आधार पर पॉइंट चल रहा था जो मैंने तुम्हें पिछली पॉइंट में समझाया था। डायग्राम के आधार पर कि क्रिया का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है, जिसमें आपने पहला पॉइंट पढ़ा था कर्म के आधार पर। अब दूसरा पॉइंट आप पढ़ रहे हैं धातु के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं, तो वह 2 होते हैं। तो इनमें हम नंबर 1 बात करेंगे मूल धातु की कि मूल धातु क्या होती हैं। तो मूल धातु जो होती हैं, तो यह धातु स्वतंत्र धातु कहलाती हैं, अर्थात किसी अन्य धातु की सहायता से नहीं बनती है। तो आप समझे कि यह धातु स्वतंत्र धातु कहलाते हैं, अर्थात किसी अन्य धातु की सहायता से नहीं बनती है। जो धातु होती है मूल धातु, वह स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है। एग्जाम्पल में आप समझेंगे, लिखा है जैसे खा कोमा पी, उठ कोमा बैठ कोमा आ कोमा जा डैश डैश आदि, ये सभी मूल धातुएं कहलाती हैं। ऐसे ही द्वितीय पॉइंट में हम समझेंगे नंबर 2 पर आता है यौगिक धातु। तो आप समझे यह धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बनती है। तो आप समझे कि यह जो धातु होती है वो 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बनाई जाती है। किसकी बात चल रही है? यौगिक धातु की। कि यौगिक धातु जो होती हैं वो 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनाई जाती हैं। अर्थात हम समझेंगे कि यौगिक धातु के जो भेद होते हैं तो वह कितने होते हैं। तो यौगिक धातु के जो भेद होंगे तो वह 3 होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया धातु की। और देखो सभी वही नोट्स बनाते रहो, और किसी का भी यदि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। भाई किसी भी पॉइंट में, चाहे वो किसी एग्जाम से संबंधित हो, किसी बुक से संबंधित हो, कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि पसंद आ रही हो वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, जिससे उत्साह पैदा होता है कि आप क्या कर रहे हैं। और हमारे जो वीडियो हैं यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचेगा। तो अब हम बात करेंगे यौगिक धातु से संबंधित नंबर 1 पॉइंट में प्रेरणार्थक क्रिया धातु की। प्रेरणार्थक क्रिया धातु, जो प्रेरणार्थक क्रिया धातु होती है तो वह 3 प्रकार से बनाई जाती है। जो प्रेरणार्थक क्रिया धातु होती है वह 3 प्रकार से बनाई जाती है। और ये बताया है परिभाषा में, यदि आप समझें तो यह धातु सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया में
प्रत्यय जोड़ने से बनाई जाती है। आप समझे कि यह जो प्रेरणार्थक क्रिया धातु है जो 3 प्रकार से बनाई जाती है, तो यह धातु सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया में प्रत्यय जोड़ने से बनाई जाती है। अब यहाँ पर ये समझेंगे, देखो 3 प्रकार से, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय, तृतीय प्रेरणार्थक क्रिया धातु। अब ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय किससे मिलकर बनी है? तो यहाँ पर आप समझेंगे मूल धातु से जो निर्माण हुआ है वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय धातु का निर्माण हुआ है, जिसमें हम बात करेंगे। एग्जाम्पल में लिखा है, दे, ऐसे ही शब्द लिखा है खा, ऐसे ही शब्द लिखा है पी, ऐसे ही शब्द लिखा है बैठ, डेड डैश आदि। आप 1-2 पॉइंटों के आधार पर ही समझ सकते हैं कि दे कोमा खा कोमा पी कोमा बैठ डेड डैश आदि। तो आगे समझेंगे कि जो मूल धातुओं से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया धातु बनती है तो वो किस प्रकार से बनती है। तो यहाँ पर आप समझें कि जब किसी मूल धातु में ना का प्रत्यय लगा हो, अर्थात जब हम ना का प्रत्यय लगाते हैं किसी भी मूल धातु में, तो वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया धातु कहलाती है। जैसे लिखा देना, ऐसे ही लिखा है खाना, ऐसे ही शब्द लिखा है पीना, ऐसे ही लिखा है बैठना, डेड डैश आदि। ऐसे ही अब बात करेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया धातु की। तो जब हम मूल धातु में आना का प्रत्यय लगा देते हैं तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया धातु बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है दिलाना, दे से बना दिलाना, खा से बना खिलाना, ऐसे ही पी से बना पिलाना, ऐसे ही बैठ से लिख बना बिठाना, डेड डैश आदि। ऐसे ही अब नेक्स्ट पढ़ेंगे तृतीय प्रेरणार्थक क्रिया धातु क्या होती है। तो जब मूल धातु में बाना का प्रत्यय लग जाता है, अर्थात एग्जाम्पल में समझेंगे दिलवाना, ऐसे ही खा में समझेंगे खिलवाना, ऐसे ही समझेंगे पी में पिलवाना, ऐसे ही लिख समझेंगे बैठ में बिठवाना, डेड डैश आदि। तो आपने प्रेरणार्थक क्रिया धातु के तीनों पॉइंट पढ़े। आप अच्छे से समझते रहें, नोट करते रहें अपनी बुक में, क्योंकि यदि आपके पास सभी पॉइंट लिखे हुए होंगे तो आप किसी भी एग्जाम के नजदीक आने से पहले 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन पहले यदि आप नोट्स बने हुए होंगे तो आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी नोट्स करते रहें। इसलिए हमने अपनी क्लास ज्यादा समय तक की नहीं रख रखी है, मात्र 30 मिनट की क्लास चलती है। और हमारी जो हिंदी की क्लास आपके पास तक पहुंचती है तो डेली 11 बजे पहुंच जाया करती है। तो इसलिए आप रेगुलरिटी के साथ स्टेप बाय स्टेप इन पॉइंटों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो आपने पहला पॉइंट पढ़ा प्रेरणार्थक क्रिया धातु, लिखा होगा सभी ने। अब द्वितीय पॉइंट पढ़ेंगे यौगिक क्रिया धातु। ये यौगिक धातु के ही भेद कहलाते हैं। नंबर 2 पढ़ेंगे यौगिक क्रिया धातु, यौगिक क्रिया धातु। दूसरा पॉइंट समझेंगे यौगिक क्रिया धातु। अब यौगिक क्रिया धातु क्या है, तो यह है समझेंगे परिभाषा के आधार पर ही, यह धातु दो धातुओं के मध्य में योजक चिन्ह लगा होने के कारण प्रयोग की जाती है। तो आपने पॉइंट पढ़ा
कि यह धातु दो धातुओं के मध्य में योजक चिन्ह कहा जाता है। डैश वाले चिन्ह को योजक चिन्ह लगा होने के कारण प्रयोग की जाती है। अब आप एग्जाम्पल में समझेंगे। एग्जाम्पल में दिया है, देखो, खेल डैश कूद, उठ डैश बैठ, खा डैश पी। ऐसे ही लिखा है आ डैश जा, डैश डैश आदि। इस प्रकार की धातुओं को यौगिक क्रिया धातु कहा जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नाम धातु। नंबर 3 पढ़ेंगे। अब नाम धातु क्रिया क्या कहलाती है। नंबर 3 नाम धातु क्रिया। तो नंबर 3 बात करेंगे कि नाम धातु क्रिया क्या कहलाती है। तो समझेंगे, देखो, यह धातु संज्ञा या विशेषण से मिलकर बनी होती है। तो आप समझें कि जो नाम धातु क्रिया होती है, यह धातु संज्ञा से कोमा विशेषण से मिलकर बनी होती है। एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे लिखा है गर्म से गरमाना, ऐसे ही लिखा है शर्म से शर्माना, ऐसे ही लिखा है ठंड से ठंडाना, ऐसे ही लिखा है बात से बतियाना, ऐसे ही लिखा है लठ से लठियाना, डैश आदि। इस प्रकार के शब्दों को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे सभी। नंबर 3 पॉइंट में अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद आप सभी समझे 6 होते हैं। जो अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं तो वह 6 होते हैं। इसमें बात करेंगे नंबर 1 पॉइंट में सहायक क्रिया की। नंबर 1 समझेंगे सहायक क्रिया। आपको मैंने बताया कि आप सहायक क्रिया से संबंधित कितने पॉइंट बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझते रहें और परिभाषा भी समझते रहें। यह क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए प्रयोग की जाती है। आप समझ पा रहे हैं कि जो सहायक क्रिया है, यह क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए प्रयोग की जाती है। जो सहायक क्रिया होती है तो वह मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए प्रयोग की जाती है। एग्जाम्पल में समझेंगे, देखो लिखा है राम विद्यालय जाता। अब मैंने इतना वाक्य लिखा तो आप समझें कि राम तो करता होगा, विद्यालय कर्म हुआ, जाना क्रिया हुई, लेकिन क्रिया कौन सी है? मुख्य क्रिया। अब यहां पर मैं लिख दूं जाता है, तो यहां पर ये है सहायक क्रिया आ जाने से वाक्य का अर्थ पूर्ण एवं स्पष्ट निकला। तो जो वाक्य में सहायक क्रिया होती है तो वह मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए प्रयोग की जाती है। अब समझो कि राम विद्यालय जाता, यदि सहायक क्रिया ना दे रखी होती तो जाता है या नहीं जाता उस बात का पता नहीं चल पाता। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लिखा है मोहन
खाना खाता है। अब मैंने लिखा है, ऐसे ही एग्जाम्पल में लिखा है सोहन मैदान में दौड़ रहा है। अब आप समझो कि रोहन मैदान में दौड़, अब दौड़ना तो क्रिया है और क्रिया भी कैसी, मुख्य क्रिया, लेकिन इस मुख्य क्रिया की जो सहायता की है तो वो किसने, रहा है ने। तो इस प्रकार के जितने भी सभी एग्जाम्पल दे रखे होंगे तो वह सहायक क्रिया के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, जो मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसी क्रियाओं को सहायक क्रिया कहा जाता है। अब नंबर 2 पढ़ेंगे और नंबर 2 में हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया की। जो नंबर 2 में अब बात करेंगे तो नंबर 2 में बात करेंगे संयुक्त क्रिया। अब समझें कि संयुक्त क्रिया क्या होती है। तो देखेंगे जब दो मूल धातुओं में प्रत्यय लगा होता है, समझे सभी, कि जब दो मूल धातुओं में प्रत्यय लगा होता है तो ऐसी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। और आप समझेंगे पहचान के लिए दोनों क्रियाओं के मध्य में डैश, डैश आप समझ पा रहे हैं, योजक चिन्ह डैश लगा होता है। दोनों क्रियाओं के मध्य में डैश लगा होता है। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में समझेंगे दीक्षा खेलती डैश कूदती है। तो खेलती डैश कूदती दोनों क्या दे रखी थी, क्रिया। और यहां पर बात करें तो दो मूल धातुएं थी, एक खेल और एक कूद, और इनमें कोई भी प्रत्यय लगा, चाहे वो ना का हो, ता का हो, किसी प्रकार का प्रत्यय दे रखा हो। ऐसे ही यदि एग्जाम्पल में समझे तो दूसरे एग्जाम्पल लिखा रोहन पढ़ता डैश लिखता है, पढ़ता डैश लिखता है। तो देखो एक तो पढ़ना हुआ और एक लिखना। ऐसे ही कुछ दो क्रियाओं से संबंधित बातें चल रही हैं तो कुछ पॉइंट इस प्रकार के आ जाते हैं, यहां से पॉइंट नोट करके एग्जाम्पल में समझेंगे। कभी कभी कुछ वाक्यों में डैश लगा न होने के कारण भी संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, वह किस प्रकार से। तो एक एग्जाम्पल समझेंगे, मुझे जाने दो। मैंने एग्जाम्पल लिखा कि मुझे जाने दो, तो एक तो जाना, एक देना, दो क्रियाएं दे रखी हैं। ये एग्जाम के आधार पर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। जैसे लिखा उसे पढ़ने दो, तो पढ़ना और देना दोनों ही पॉइंट आए, तो इस प्रकार से आप कुछ पॉइंट समझते रहें। ऐसे ही अब बात करेंगे नंबर 3, और नंबर 3 बात करेंगे द्विकर्मक क्रिया की। नंबर 2 बात करेंगे नंबर 3 द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया समझेंगे जब वाक्य में दो कर्म दे रखे हों। आप समझे कि जब वाक्य में दो कर्म दे रखे हों तो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल समझेंगे द्विकर्मक से संबंधित
क्या आ सकता है? तो लिखा है रोहन ने श्याम को थप्पड़ मारा। तो आप समझे कि रोहन ने श्याम को मारा। तो अगर मैं वाक्य कहूं कि रोहन ने श्याम को मारा, तो श्याम तो यहां पर क्या हो गया, एक कर्म हुआ, अर्थात रोहन तो करता था और रोहन ने एक काम किया श्याम को मारने का, और दूसरा काम क्या था, थप्पड़। तो यहां पर वाक्य में दो कर्म प्रयोग किए गए। ऐसे ही लिखा, अध्यापक ने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाई। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि अध्यापक ने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाई। अब आप समझे, मैं कहूं कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो अध्यापक ने एक कार्य किया था छात्रों को पढ़ाने का, और दूसरा कार्य क्या था, अंग्रेजी। तो इस प्रकार से आप समझेंगे। अब बात करते हैं नंबर 4 क्रिया के, जिसमें बात करेंगे पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है तो समझेंगे, जब वाक्य में दो क्रिया, पूर्वकालिक का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो पूर्वकालिक पॉइंट दे रखा था, जब वाक्य में दो क्रिया हो, या कह सकते हैं आप समझेंगे यहां पर, जब वाक्य में एक कर्ता, जब वाक्य में कर्ता एक कार्य को समाप्त करें, दूसरा कार्य करना प्रारंभ करता है, तो वह पहले कार्य में पूर्वकालिक क्रिया होती है। आप समझ पा रहे हैं कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। तो कालिक का मतलब दे रखा था किसी कार्य से, तो बताया कि जब वाक्य में कर्ता एक कार्य को समाप्त कर दूसरा कार्य करना प्रारंभ करता है, तो वह पहले कार्य में पूर्वकालिक क्रिया होती है। आप समझ पा रहे हैं कि जब किसी वाक्य में कर्ता दो कार्य कर रहा हो, तो पूर्वकालिक क्रिया किसमें होगी, तो पहले वाले कार्य में ही पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में आप समझेंगे, रोहन खाना खाकर सो गया। तो आप समझें कि इस वाक्य में दो कार्य किए गए हैं, जिसमें नंबर 1 तो रोहन खाना खाकर सो गया। अब बात करें कि यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, तो पूर्वकालिक क्रिया जो होगी तो वह क्या दे रखा होगा, खाना खाकर। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, मोहन पुस्तक पढ़कर घूमने गया। तो यहां पर देखो दो कार्य किए गए, एक तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी और दूसरा घूमने गया। तो यहाँ पर पहली क्रिया जो होगी वह, अर्थात कहें कि पूर्वकालिक क्रिया किस में प्रयोग की जाएगी, तो वह पुस्तक में प्रयोग की जाती है। अब एक नोट करके पॉइंट समझेंगे आप, और ये नोट पॉइंट समझेंगे पहचान में कि जो पूर्वकालिक क्रिया की पहचान क्या होती है। इसलिए मैंने दोनों क्रियाओं को लिखा है, द्विकर्मक क्रिया भी और पूर्वकालिक क्रिया, दोनों की दोनों ही आपके सामने लिखी हैं। अब अंतर इनमें क्या होगा तो आप ये समझेंगे। अब पहचान में आप समझें, देखो कि पहली क्रिया, यहां पर भी दो कार्य किए गए थे, यहां पर भी दो क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन पहला क्या था दूसरा क्या था, तो यहां पर पूर्वकालिक में पहचान समझेंगे। पहली क्रिया के साथ
कर कोमा करके शब्द दिया होता है। तो आप समझें कि जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें पहचान के लिए पहली क्रिया के साथ में कर कोमा करके दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब नंबर 5 में पढ़ते हैं और नंबर 5 आप पढ़ेंगे अब नामबोधक क्रिया। और सभी देखो पढ़ते रहो भाई। मैंने आपको बताया था कि यदि आप क्लास रेगुलरिटी से पढ़ेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे कि आपने पिछले पॉइंट में क्या पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट पॉइंट आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारी क्लास डेली 11 बजे आपके पास तक पहुंच जाती है। हमारी जो पहली क्लास है या डेली रेगुलरिटी से क्लास चल रही है हिंदी की, और आपके पास तक जो समय है तो वो है 11 बजे का। तो इसलिए यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने साथियों को भी बताते रहें ताकि उन्हें भी पता चले कि हिंदी का सब्जेक्ट हम घर बैठे ही पढ़ रहे हैं। और किसी का किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो किसी छात्र छात्रा का तो वह मालूम कर सकते हैं। अब नंबर 5 बात करेंगे नामबोधक क्रिया की। नंबर 5 बात करेंगे नामबोधक क्रिया। तो समझेंगे यह क्रिया संज्ञा या विशेषण शब्द में क्रिया के जुड़ने से बनाई जाती है। तो आप समझे कि जो नामबोधक क्रिया होती है यह क्रिया संज्ञा या विशेषण शब्द में क्रिया के जोड़ने से बनाई जाती है। तो ये क्रिया दो प्रकार से प्रयोग की जाती है। नंबर 1 क्या आया कि संज्ञा में क्रिया जुड़ने से भी नामबोधक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही मैं बात करूं नंबर 2 में, तो नंबर 2 में लिखा है कि विशेषण में भी क्रिया के जुड़ने से नामबोधक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब वह किस प्रकार से, तो आप समझेंगे। शब्द लिखा है लाठी और लाठी में संज्ञा होगी। ऐसे ही क्रिया लिखी मैंने मारना, तो एक क्रिया शब्द क्या बना लाठी मारना। अब आपसे पूछे कि लठियाना कैसी धातु है या क्रिया है, तो नाम धातु क्रिया होगी। और जब पॉइंट की बात करें लाठी मारना तो वह नामबोधक क्रिया कहलाएगी। ऐसे ही यहाँ पर बात करें लिखा है रक्त प्लस खोलना, तो एग्जाम्पल में पूरा पॉइंट बना रक्त खोलना, तो ये रक्त खोलना नामबोधक क्रिया कहलाएगी। ऐसे ही अब बात करेंगे विशेषण से संबंधित क्या होगा, तो विशेषण से संबंधित मैंने शब्द लिखा दुखी और प्लस होना, अर्थात जो क्रिया होगी तो क्रिया आप समझ पा रहे हैं दुखी प्लस के होना, तो पूरा ही पॉइंट बना दुखी होना। ऐसे ही पॉइंट लिखा है पीला डैश पढ़ना, तो शब्द यहां पर बना पीला पढ़ना। तो क्रिया के आपने अर्थ के आधार पर 5 पॉइंट पढ़े। अब बात करते हैं नंबर 6। बात करेंगे अब नंबर 6 की कि नंबर 6 पॉइंट किस प्रकार से क्या नाम प्रयोग किया गया है। तो नंबर 6 पर समझेंगे क्रियार्थक संज्ञा। अब ये क्रियार्थक संज्ञा क्या कहलाती है, तो आप समझेंगे परिभाषा में, जब कोई क्रिया कर्ता की भांति
व्यवहार में प्रयोग की जाती है। आप समझ पा रहे हैं कि जब कोई क्रिया कर्ता की भांति व्यवहार में प्रयोग की जाती है तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। आप समझे कि जब कोई क्रिया कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया है, अर्थात आप समझेंगे किस प्रकार से कि क्रिया या तो वाक्य के मध्य में दे रखी होती है या अंत में दे रखी होती है और कर्ता वाक्य के शुरू में प्रयोग किया जाता है। तो जो क्रिया होगी तो वह कर्ता के स्थान पर प्रयोग की जाएगी। एग्जाम्पल समझेंगे किस प्रकार से हो सकता है। तो जैसे मैंने लिखा नंबर 1, देश के लिए मरना कीर्ति दायक है। अब आप समझे कि एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन ये एग्जाम्पल इस परिभाषा के आधार पर गलत होगा। अब गलत क्यों है तो आप समझे कि देश में जातिवाचक संज्ञा होगी और ये यहां पर कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है और ये मरना क्रिया कहलाएगी। तो आप समझो कि जब कोई क्रिया कर्ता की भांति, भांति का मतलब होता है स्थान से या स्थान पर प्रयोग की जाती है, तो यहां पर यदि मैं एग्जाम्पल लिखूं मरना देश के लिए कीर्तिदायक है। अब आप समझो कि मरना देश के लिए कीर्तिदायक है, तो ये जो मरना होगा तो वह क्रिया कहलाएगी। और ऐसे ही दूसरा प्रयोग एग्जाम्पल के माध्यम से यदि आप समझे तो दूसरा पॉइंट दिया है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जो कि परिभाषा के आधार पर सही होगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो देखो टहलना वाक्य के शुरू में प्रयोग किया गया है। तो आपने अर्थ के आधार पर 6 पॉइंट पढ़े और आज के लिए यहीं पर ये पॉइंट समाप्त करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे क्रिया की अवस्थाएं, कि क्रिया की अवस्थाएं कितनी होती हैं और एक पॉइंट आपको डायग्राम के आधार पर हम समझाएंगे क्रियाओं का रूपांतरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही और सभी बच्चे रेगुलरिटी से क्लास पढ़ते रहें। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।